नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। मतलब इस्लाम के वैश्विक विस्तार की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। जी हाँ। तो देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं कि 7वीं सदी के अरब से शुरू होकर ये विश्वास दुनिया के कोने कोने तक कैसे पहुंचा। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये जानना जरूरी है कि सिर्फ लड़ाइयों या युद्ध की कहानी नहीं है। हाँ, अक्सर यही समझा जाता है। सही। पर जैसा हमारे स्रोत इशारा करते हैं, इसमें व्यापार का, संस्कृति का और हाँ, विचारों के आदान प्रदान का भी बड़ा हाथ था। ठीक है। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो मुख्य जानकारियां हैं उन्हें निकालना और समझना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मक्का से, है ना? प्राचीन अरब का शहर। जी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश, एक ईश्वर यानी अल्लाह पर विश्वास, और साथ ही न्याय, दया और सब इंसानों की बराबरी। स्रोत बताते हैं कि ये उस समय के लिए काफी नई बातें थी वहां। बिल्कुल। और शायद इसीलिए मक्का में उन्हें शुरुआती विरोध भी झेलना पड़ा। फिर 622 ईस्वी में उनका मदीना जाना, जिसे हिजरा कहते हैं, वो एक बहुत ही अहम मोड़ था। हाँ, वो तो निर्णायक था। जी। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि मदीना पहुंचकर वे सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं रहे, वे एक राजनीतिक और हाँ, एक सैन्य नेता भी बने। और वहीं उन्होंने उम्मा, मतलब एक मुस्लिम समुदाय की नींव रखी। अच्छा। और जो बद्र और उहुद जैसी शुरुआती लड़ाइयां हुई, उन्होंने इस नए समुदाय को एक तरह से मजबूती दी। हाँ, ये शुरुआती दौर की बात है। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्रोत बताते हैं कि पहले 4 खलीफाओं का दौर आया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जी हाँ, राशिदून खलीफा। उनके नेतृत्व में तो इस्लाम का बहुत तेजी से, मतलब अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हाँ, ये सच है। उन्होंने उस समय की जो 2 बड़ी शक्तियां थीं, ससानी साम्राज्य यानी फारस का, हाँ। और बाइजेंटाइन यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य, उनको चुनौती दी, जो शायद अंदरूनी तौर पर कमजोर भी हो रहे थे उस वक्त। हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि मिस्र, सीरिया, इराक, फारस, ये बड़े बड़े इलाके इस्लामी शासन के तहत आ गए, और बहुत तेजी से। मतलब इतिहास के सबसे तेज साम्राज्य विस्तारों में से एक माना जाता है इसे। कमाल है। लेकिन जैसा आप कह रही थी, ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात को भी सामने लाते हैं। इसके बाद जब उमैयद खिलाफत आई 661 से 750 ईस्वी तक। हाँ, पहली वंशानुगत सल्तनत। जी। उनके दौर में साम्राज्य पश्चिम में उत्तरी अफ्रीका से होता हुआ स्पेन तक पहुंच गया। 711 ईस्वी की घटना मशहूर है, तारिक इब्न जियाद का स्पेन पहुंचना। हाँ हाँ। पर इसके साथ साथ इन स्रोतों के मुताबिक एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाना, अरबी भाषा को कामकाज की भाषा बनाना, व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब भी बहुत अहम था। और कुछ नीतियां भी शायद, जैसे गैर मुसलमानों के प्रति। हाँ, कुछ मामलों में खासकर अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों के प्रति उनकी नीतियां उस समय के हिसाब से सहिष्णु थीं, जिसने शायद स्थिरता लाने में मदद की। अच्छा, आपने व्यापार का जिक्र किया। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। तो क्या व्यापारी सिर्फ सामान ले जा रहे थे या कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। मुसलमान व्यापारी जो थे, वो समुद्री और जमीनी रास्तों से अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, कहाँ-कहाँ नहीं पहुंचे। और स्रोत बताते हैं कि उनका जो व्यापार करने का तरीका था, जैसे ईमानदारी, अपना वादा निभाना और ज़कात जैसी व्यवस्था, इसका वहाँ के लोगों पर काफी अच्छा असर पड़ा। अच्छा, तो मूल्यों का भी प्रभाव था। बिल्कुल। देखिए, 7वीं सदी में ही भारत के मालाबार तट पर मस्जिदें बन गईं। ये दिखाता है कि इस्लाम वहाँ किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि इन्हीं व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों से पहुंचा। ये वाकई दिलचस्प है। और शायद इस्लाम के संदेश की प्रकृति भी। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि इस्लाम का संदेश सबके लिए था, मतलब सार्वभौमिक, किसी खास जाति या जगह तक सीमित नहीं। या जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने इस्लाम अपनाया, जैसे मलक्का सल्तनत का उदाहरण दिया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में, तो अक्सर आम लोगों ने भी धीरे धीरे उसे अपना लिया। ये प्रक्रिया हर जगह अलग थी, जटिल थी, पर हुई। सही। फिर उमैयदों के बाद अब्बासी खिलाफत का दौर आता है 750 ईस्वी के बाद। इसे तो इस्लामी स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क से बगदाद शिफ्ट की। बगदाद। और ये दौर जो था वो ज्ञान विज्ञान के लिहाज से कमाल का था। बगदाद, स्पेन में कॉर्डोबा, काहिरा, ये शहर शिक्षा के, दर्शन के, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कला,
इन सब के बड़े केंद्र बन गए। अच्छा। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि कैसे यूनानी, फारसी, भारतीय ज्ञान का अरबी में अनुवाद हुआ और फिर उस पर आगे और काम हुआ, नई खोजें हुईं। तो एक तरह से ज्ञान का संरक्षण और प्रसार भी हुआ। बिल्कुल। और अरबी भाषा और शरीयत यानी इस्लामी कानून पर आधारित नियमों ने भी इस बड़े साम्राज्य को जोड़ने और इस सांस्कृतिक लेनदेन में मदद की। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ देखें तो इस्लाम के इतने व्यापक और तेज विस्तार के पीछे कई चीजें नजर आती हैं। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मूल शिक्षाएं थीं, एकता, न्याय वाली, फिर शुरुआती सैन्य सफलताएं, उमैयद और अब्बासी दौर का प्रशासन, व्यापार और व्यापारियों की भूमिका जैसा हमने बात की। हाँ वो भी, और संदेश का सबके लिए होना, और आखिर में ज्ञान विज्ञान को महत्व देना। बिल्कुल सही। ये एक मिलीजुली बहुआयामी प्रक्रिया थी। हमारे स्रोत यही दिखाते हैं कि आस्था, रणनीति, व्यापार, शासन कला और बौद्धिक जिज्ञासा, इन सब ने मिलकर इस्लाम को सिर्फ एक स्थानीय धर्म से उठाकर एक वैश्विक सभ्यता और शक्ति बना दिया। और इसका असर सदियों तक रहा। जी हाँ, सदियों तक। इन स्रोतों को देखने से ये साफ होता है कि कैसे विचारधारा, अवसर और जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, उनका संगम कैसे इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। बिल्कुल। और अंत में शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार सोचने के लिए कि कैसे इतिहास में अक्सर जो चीजें हमें अलग-अलग दिखती हैं, जैसे धर्म, व्यापार, राजनीति, ज्ञान, वो असल में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। और कैसे ये सब मिलकर इतने बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती हैं, जिसके निशान हमें आज भी दुनिया भर में दिखाई देते हैं। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।